नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि 306 एंड 657 के जो HCF है वो 9 दिया हुआ है। हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। इसमें से एक नंबर दिया हुआ है 306 एंड सेकंड नंबर है 657। तो क्वेश्चन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF, HCF दिया है 9 और ये दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 9 कर दिया। अब इसको हमने कट कर दिया, तो 9 में 306 को हमने डिवाइड कर दिया, इट मींस कट कर दिया। तो 9 3 होता है 27, ये है 30 में 27 माइनस होगा तो आएगा कितना 3, फिर ये लिखा है 6 तो हो जाएगा 3 और 6 36, 9 4 जा 36 तो हो जाएगा 34 इंटू 657। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एलसीएम आ गया 22338। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें चेक करना है कि 6 टू द पावर n में n की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए 6 की पावर n का जो लास्ट इट मींस यूनिट है वो 0 हो जाए। तो इसका रूल है कि अगर किसी का पावर 1 2 3 है ये तब उसका पावर 0 तभी होगा जबकि उसका फैक्टर 2 एंड 5 है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो 10 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका यूनिट 0 है क्योंकि 10 का जो फैक्टर है 2 एंड 5 होगा। इसी तरह से 20 का यदि हम क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 800। यहां भी आप देख सकते हैं 0 आ रहा है क्योंकि 20 का भी जो फैक्टर है 2 एंड 5 है। इसका मतलब यदि किसी भी वैल्यू में कोई भी पावर हम लगा दें, चाहे 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कोई भी हम पावर यूज करें, अगर उसके पावर को हम सॉल्व करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जबकि उसका फैक्टर 2 एंड 5 दोनों हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 फैक्टर हो या सिर्फ 5 फैक्टर हो, नहीं, 2 एंड 5 दोनों फैक्टर होना चाहिए और 2 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 10 को देखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 5, इसका 2 भी फैक्टर है एंड 5 भी फैक्टर है। सिमिलरली यदि हम 20 को देखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 5। 20 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 5। इसका मतलब 20 का फैक्टर भी 2 एंड 5 आ रहा है, ठीक है ना। अब यदि दूसरा फैक्टर आ गया तो दूसरा फैक्टर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 एंड 5 होना कंपलसरी है। 2 एंड 5 के अलावा दूसरा फैक्टर आ सकता है। जैसे 30 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 900। यहां भी आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 0 है, लेकिन यदि आप 30 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 भी है और 5 है, दूसरा फैक्टर यहां 3 है। तो दूसरा फैक्टर हो सकता है 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए। यदि 2 है 5 नहीं है तब भी n की कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए पावर की वैल्यू 0 हो जाए। यदि 5 फैक्टर है 2 नहीं है तब भी ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी पावर का वैल्यू यूनिट का 0 तभी आएगा जब उसका 2 एंड 5 दोनों हो। यहां हम देख सकते हैं कि 6 की पावर n का अगर लास्ट डिजिट इट मींस यूनिट 0 तभी होगा जब ये 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो। हम जानते हैं कि 6 की पावर n का जो फैक्टर है वो 2 एंड 3 होगा। 5 जो है इसका फैक्टर नहीं है,
चूंकि 5 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 की पावर n में n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसका जो डिजिट है, लास्ट डिजिट, इट मींस यूनिट डिजिट, 0 हो जाए। क्योंकि पावर का कोई इफेक्ट नहीं होता, पावर 2 3 4 5 कुछ भी हो, पावर का इफेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट है 6 का फैक्टर होना। 6 का फैक्टर 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए n का पावर कोई ऐसा नहीं है। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें, फिर भी 6 के पावर की वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने की कंडीशन पावर से नहीं है, ये जो 6 है ना इसके फैक्टर से है। तो दोस्तों इसका मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n की वैल्यू 0 हो। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमें प्रूफ करना है कि ये नंबर जो है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 और वो नंबर, इसके अलावा भी कोई अगर दूसरा नंबर फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। अर्थात यदि कोई नंबर का फैक्टर 1 और उस नंबर के अलावा भी कोई फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 4 में 4 का फैक्टर 2 है, 1 और 4 के अलावा 4 का फैक्टर 2 है, इसलिए 4 कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 6 का फैक्टर 2 एंड 3 भी है, 1 और 6 के अलावा 2 एंड 3 भी है, इसलिए 6 भी कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हम 10 ले लेते हैं, 10 का भी जो फैक्टर है 2 एंड 5 है, इसलिए 10 भी कंपोजिट नंबर है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 13 यहां से और यहां से हमने ले लिया कॉमन। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो कॉमन का मतलब एक तरह से का होता है डिवाइड करना। जब हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब समझिए कि हम उस डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 13 को कॉमन लेंगे तो 13 को जब कॉमन का मतलब डिवाइड, तो इसमें जब 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11। यहां भी जब हम 13 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। 11 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 77। 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 78। 78 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3। यहां हम देख सकते हैं कि ये नंबर का जो फैक्टर है 1 और इटसेल्फ, मतलब वो नंबर को अलावा भी है। अर्थात इस नंबर का फैक्टर 13, 2 एंड 3 अदर प्राइम नंबर भी है, इसलिए यह नंबर कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम 5 कॉमन ले लेंगे। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो 7 6 4 3 2 बचेगा, और यहां 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, 1 को प्लस करेंगे 1009 आएगा। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो इसका फैक्टर है वो 5 है और 1009 है। और जैसा हमने बताया कि यदि कंपोजिट नंबर का फैक्टर 1 के अलावा और उस नंबर के अलावा भी कोई डिजिट है, जैसे 12 को यदि हम फैक्टर करते हैं तो 2 3 आता है, इसका मतलब 12 कंपोजिट नंबर है। 11 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 11 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 11 से डिवाइड होगा, इसलिए 11 कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। इसी तरह से 13 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 13 1 और 13 से डिवाइड होगा, इसलिए यह भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो अगर कोई डिजिट 1 से या इटसेल्फ स्वयं से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर कहलाता है, और अगर कोई डिजिट किसी दूसरे प्राइम नंबर से भी डिवाइड होता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसके आंसर में, चूंकि क्वेश्चन में लिखा है कि आपको रीजन भी बताना है, तो ये जो रीजन है इस रीजन को हम इस क्वेश्चन के बाद भी हम नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया उस सर्कुलर पाथ को, जो कि स्पोर्ट्स फील्ड है, कवर करने में 18 मिनट टाइम लेती है, और रवि जो है 12 मिनट टाइम लेता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दे
बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो सेम पॉइंट में स्टार्ट होते हैं तो हमें ये बताना है कि कितने मिनट बाद वो फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब अगर ये सर्कुलर पाथ है और यहां से सोनिया, मान लीजिए यहां से सोनिया और रवि स्टार्ट करते हैं, तो सोनिया को इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को इस सर्कुलर पाथ को कवर करने में, मतलब कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पहली बार जब स्टार्ट होंगे उसके बाद वो दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो इसका जो है आ जाएगा उन दोनों का एलसीएम, चूंकि एक सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, तो जो नेक्स्ट टाइम होगा उनके मिलने का वो 18 एंड 12 के एलसीएम के इक्वल होगा। 18 का हमने फैक्टर किया तो ये आया, जो कि 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख दिया गया। 12 का हमने फैक्टर किया तो 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख दिया गया। एलसीएम में जो फैक्टर होता है वो मैक्सिमम टाइम्स वाला लिखा जाता है। यहाँ 2 1 टाइम्स है, यहाँ 2 2 टाइम्स है, इसलिए एलसीएम में 2 टाइम्स वाला लिखा गया वैल्यू। यहाँ 3 2 टाइम्स है, यहाँ 3 1 टाइम्स है, इसलिए मैक्सिमम टाइम्स वाला 3 स्क्वायर लिखा गया। 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा 36। इट मीन्स जब सोनिया एंड रवि एक दूसरे को फिर से स्टार्टिंग पॉइंट, अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट को एल डिनोट करें तो फिर से अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे तो लगभग 36 मिनट में, लगभग नहीं एग्जैक्ट 36 मिनट बाद वो फिर से एक दूसरे पे मिलेंगे। तो दोस्तों ये हुआ एक्सरसाइज 1.2 का। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। हमारे 9, 10th, 11th, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री में सभी के वीडियो आते हैं, आप उसको वॉच करें। थैंक यू।